नमस्कार देवियों और सज्जनों, आलोकवाणी में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। और आज सीधे मुद्दे की बात, सीधे चलेंगे हमारे पटना संवाददाता आचार्य आनंद कुमार के पास। पटना संवाददाता क्यों कह रहा हूं मैं, क्योंकि आज बात पटना के बहाने बिहार की राजनीति की। जब बिहार में जंगल राज था, और ये हम नहीं कहते हैं, पटना हाईकोर्ट की बाकायदा यह टर्मिनोलॉजी थी जो उन्होंने फैसला सुनाते वक्त बाकायदा कहा था कि बिहार में जंगल राज है। तो बात उस दौर की है जब बिहार में जंगल राज था। तब चारा चोर कुख्यात लालू प्रसाद यादव के दो साले हुआ करते थे। साले अभी भी हैं, लेकिन अब दोनों अलग हो चुके हैं, सुभाष यादव और साधु यादव। उनमें से एक की अंतरात्मा जो जहां कहीं भी होती हो, क्योंकि नेताओं के जब आत्मा ही नहीं होती तो अंतरात्मा कहीं होगी। और जी हाँ, ये दोनों छुटभइये भी नेता थे, ये दोनों लफंगे लुच्चे भी नेता थे बिहार के। और शायद अभी भी हो सकता है, शायद चुनाव उनाव हार गए हैं, लेकिन वो आनंद जी बताएंगे कि अभी विधायक हैं या नहीं, सांसद हैं या नहीं, क्योंकि लालू ने अपने पूरे खानदान को नेता बनाने में कोई कमी नहीं छोड़ी थी। तो चारा चोर लालू के एक साले सुभाष ने आज तथाकथित विस्फोट किया है। उसने एक चैनल पर, यूट्यूब चैनल पर ऑन कैमरा यह स्वीकार किया है कि लालू प्रसाद यादव अपहर्ताओं से लेन देन की बात करते थे। उसके सामने ही अपहरण उद्योग फलता फूलता था। और जो कुख्यात चोरी कांड हुआ था, चोरी या छिनैती कहिए, टाटा से लेके और तमाम कार के शोरूम से जो गाड़ियां उठाई गई थी उसकी बेटी की शादी में, उसके लिए भी उसने नाम लेकर कह दिया है कि हमने थोड़े ना किया था, सब लालू जी के आदेश से होता था। और उसके बाद उसने दो छुटभइयों का नाम लिया जो इसके अंडर में काम करते थे। मतलब डकैत लालू, उसका छुटभइया साधु और सुभाष, और उसका छुटभइया कोई दो लोग, इन दोनों ने यह कांड किया था। आनंद जी, जी पटना में कैसे रह ले रहे हैं आप? नहीं, आजकल उतना कहर नहीं बरपा हुआ है। राजद जो है वो सत्ता से बाहर है, तो राजद सत्ता से बाहर होती है तो थोड़ा चैन रहता है। मतलब अगर पटना के कुछ इलाकों को छोड़ दिया जाए तो बाकी जगहों पर आरजेडी की सत्ता नहीं है। मतलब पटना का जो बाहरी हिस्सा होता है, जो हम लोग दानापुर वगैरह का हिस्सा जानते हैं जिसको कहते हैं, तो दानापुर वगैरह के हिस्से में जो विधायक वगैरह है, तो उस साइड जो है वहाँ पर आरजेडी ज़रूर सत्ता में है। लेकिन जो सेंट्रल पटना का हिस्सा होता है, जो पटना सिटी का हिस्सा होता है, इन सब में आरजेडी की सत्ता नहीं है। मतलब आरजेडी के विधायक, सांसद वगैरह नहीं है। इधर भाजपा के लोग ही हैं। तो इधर थोड़ा-सा चैन है, इधर थोड़ा सुख है। अगर आप दानापुर से उधर किनारे की तरफ जाएँ तो आपको सड़कों की व्यवस्था में ही नज़र आ जाएगा कि तुरंत सड़कों की दशा जो होती है वो आपको दानापुर का जो मेन रोड है, स्टेशन की तरफ जाने वाला, उस तरफ अगर जाने वाले मेन सड़क को आप देखेंगे, तो मेन सड़क की व्यवस्था जो है वो शहरी क्षेत्र में आती है, तो वो बिल्कुल अलग है। और उस सड़क से दाहिनी तरफ उतरते ही वो ग्रामीण इलाका शुरू होता है, जहाँ पे आरजेडी का इलाका शुरू होता है, तो उसमें जो सड़कों की व्यवस्था है, वो बिल्कुल अलग है। वो पंचायत वगैरह में आता है, वार्ड में नहीं आता। तो तुरंत आपको फ़र्क नज़र आ जाएगा। मतलब मुश्किल से आपको 10 मीटर, 20 मीटर भी नहीं चलना पड़ेगा। आप सड़क से गर्दन घुमा करके देखेंगे, उतने में ही दिख जाएगा। या सड़क की दाहिनी तरफ और बाईं तरफ जो दुकानें हैं, उनमें आप देखेंगे तो उसमें भी आपको नज़र आ जाएगा ये। तो ये अंतर दिखाई देता है। जहाँ तक ये छुट-भइये वगैरह की आप बात कर रहे हैं, तो असल में छुट-भइये ये इनके हिसाब से होते थे। असल में ये लोग छुट-भइये नहीं थे। आज़ाद गांधी अच्छा खासा जाना-पहचाना नाम है बिहार के लोगों के लिए। बच्चा राय भी जो है वो कोई अनजान नाम नहीं है। बच्चा राय कहिए या बच्चा यादव कहिए। तो ये सब जो नाम है, ये कोई अनजाने नाम नहीं है, ये नहीं, जाने-पहचाने नाम लेकिन है बिहार लेकिन के लोगों के लिए। लेकिन लेकिन लालू जैसे डकैत की तुलना में तो ये छुटभइये थे ही ना भाई। अब हमारी आपकी नजर में ये बड़े अपराधी थे। ये तो देखिए, ये तो वही वाली बात हो गई कि वो जो शेख चिल्ली वाली एक कहावत थी, एक कहानी थी, चुटकुला हम सुनाया करते हैं अक्सर शेख चिल्ली का, कि एक बार शेख चिल्ली को एक शहर का जो दारोगा था, उसका बेटा जो था वो बहुत बड़ा लफंगा था, लेकिन किसी तरह से उसकी मौत हो गई। तो उसकी मौत पे सब लोग इकट्ठा तो हुए, लेकिन किसी के पास उसके बारे में कहने के लिए कुछ अच्छा था ही नहीं। तो शहर के लोगों ने सोचा कि चलो शेख चिल्ली को खड़ा कर देते हैं, अगर कुछ ये गलत बोल गया, तो हम लोग कह देंगे कि शेख चिल्ली है, ये तो ऐसे ही कुछ भी बक जाता है। तो जाने दिया जाए।
और अगर कुछ अच्छा बोल गया कहीं गलती से, तो ठीक है भाई, मरे हुए के बारे में कुछ अच्छा बोला जाता है, ये रस्म जो है वो पूरी हो जाएगी। तो शेख चिल्ली को खड़ा कर दिया गया। शेख चिल्ली ने कहना शुरू किया कि ये जो अभी मरा है, ये एक नंबर का लफंगा, लुच्चा, आवारा था। शहर की कोई दुकान नहीं होगी जिसने उधार लेकर के इसने मारपीट ना की हो उसके साथ और पैसे वापस ना दिए हों, मतलब उसको पैसे उसके रख लिए हों। कोई ऐसी महिला नहीं होगी जिसके साथ इसने छेड़खानी ना की हो। जो आवारागर्दियाँ हो सकती हैं, वो सब करता था। शाम में शराब पी कर के हंगामा करता था। लोगों ने सोचा कि भई अब बहुत हो गया, अब इसे रोक देना चाहिए, ये तो पूरा ही सच बोला जा रहा है। तो जैसे ही लोग उठ कर के उसे रोकने ही वाले थे, इतने में शेख चिल्ली उँगली उठा के कहता है, लेकिन ठहरिए, अभी इसके 7 भाई और हैं और उनकी तुलना में देखा जाए तो ये आदमी बिल्कुल देवता था। तो यहाँ पे वही हाल है कि आप जिन लोगों को मैं सद्भावना से कह रहे इसीलिए हैं, मैं पहले से ये कहानी जानता था, इसलिए मेरी हंसी नहीं रुक रही थी। लेकिन खैर, हाँ, चलिए। तो लालू यादव जो है उनकी तुलना में आप देखिएगा तो भाई बड़े से बड़ा जो गुंडा होगा वो भी एकदम साधु दिखेगा। एक का तो खैर नाम ही साधु था। तो जो आप टीवी सीरीज में देख रहे होते थे, कई बार जब पिछली बार कई बार हम लोग वीडियो बनाते समय बिहार के जंगल राज के बारे में बात करते समय कई बार हम लोग कह चुके हैं, आपस में बात करते समय हम लोग ये कहते हैं कि आजकल बताया जाए तो लोग एक बार को तो यकीन ही नहीं करेंगे कि किसी की शादी में कोई जाए और टाटा के शोरूम से गाड़ियां उठा लाए। बिल्कुल नई नवेली गाड़ियाँ जो शोरूम में दिखाने के लिए रखी हुई है, वो 10-15 गाड़ियाँ उठा लाए और उससे शादी में बाराती और जो लड़की पक्ष के सराती जिसको हम लोग कहते हैं, वो लोग घूमते रहे शहर में और शादी के बाद जो है वो गाड़ियाँ जो है वो बहुत रिक्वेस्ट के बाद, बहुत निवेदन के बाद कोई वापस करे। ऐसा कैसे हो सकता है? नए लोग यकीन नहीं करते एक बार में इस बात पे। लेकिन अब जब सुभाष यादव ने लेकिन खुलकर कह दिया लेकिन है उसमें से कि ऐसा हुआ लेकिन था और उसमें रोक से दिया गया। लेकिन उसमें से कई गाड़ियां लौटाई भी नहीं गई थी, आनंद जी। तो ये वो बात कह भी रहा है बता दीजिए। वो कह रहा है कि गाड़ियाँ लौटा दी गई थी, असल में लौटाई गई थी कि नहीं लौटाई गई थी, ये तो कोई भी समझ सकता है। कोई भी समझ सकता है कि गाड़ियाँ जो 15 गाड़ियाँ अगर या 20 गाड़ियाँ कह रहा है वो, तो 15-20 गाड़ियाँ नहीं उठाई गई थी, सारी की सारी गाड़ियाँ जो थी वो उठा ली गई थी, शोरूम से और उनके गोडाउन वगैरह से और उसमें से कई गाड़ियाँ वापस भी नहीं हुई थी कभी। कहाँ गई? नेपाल-वेपाल पहुँच गई होंगी टुकड़े-टुकड़े हो करके और बाँट दी गई होंगी। क्या किया गया उन गाड़ियों का पता नहीं, अब तो बहुत साल हो गए, 20 साल, 25 साल हो गए। अब तो तब से अब तक में गंगा से बहुत पानी बह चुका। कौन-सी गाड़ी वापस आई, कौन-सी नहीं आई, कोई नहीं जानता। अच्छा, मज़ेदार चीज़ ये है कि वो जो शोरूम हुआ करता था, वो शोरूम ठीक हमारे खामोश शत्रुघ्न सिन्हा की जो घर की सामने वाली गली है, मतलब जिस गली में आप एंटर करेंगे, तो अंतिम वाला मकान जो है वो शत्रुघ्न सिन्हा का होता है। वो रामायण वगैरह नाम जो रखा हुआ है, काफ़ी हाल में लोगों ने नाम सुना होगा कि किसी के मकान का नाम रामायण है। तो उस रामायण नाम का जो वो मकान है, उस मकान की जो गली है, जिस गली के अंतिम मकान का नाम वो रामायण है, उस गली के मोड़ पे ही ये शोरूम हुआ करता था और वहाँ से उठाई गई थी। तो आज तक हमारे जो कई बार सांसद रह चुके हैं, खामोश शॉटगन सिन्हा, उन्होंने भी आज तक कभी इस बारे में ज़ुबान नहीं खोली, कभी उनकी हिम्मत नहीं पड़ी कि उनके घर के सामने से इतनी-इतनी गाड़ियाँ उठा ली गई थी किसी की दुकान से और इस पर वो एक शब्द भी बोल जाएँ। खैर बात इतने पे ही रुक जाती तो भी ठीक है, चलिए चलता था। लेकिन इसमें और भी उसने पोल खोल दी है और जो दूसरी पोल खोली है, जो अपहरण की घटनाओं की पोल खोली है सुभाष यादव ने, उसमें तो और भी आपको सदमा लगेगा सुन के क्योंकि उसमें जो नाम बता रहे हैं वो तो जी न्यूज़ के जो मुख्य कर्ता-धर्ता है, उन दोनों का नाम आ रहा है। गोयल साहब और बाकी एक और जो हैं जी न्यूज़ वाले क्या नाम है जी नहीं, न्यूज़ वाले? ये पूरा जो कांड हुआ था, और चूंकि हम लोग इस पर बिहार का जंगल राज जो सीरीज हमने बनाई है आपके साथ, और दर्शकों श्रोताओं, हम वो की पूरी सीरीज के जितने अभी तक के हमने 8 या 9 अंक किए हैं, उसके सारी डिस्क्रिप्शन में हम सारे के लिंक देंगे। जवाहर गोयल थे जी न्यूज के मालिक, और प्रेमचंद गुप्ता ये बाद में मंत्री भी हुए थे जब लालू प्रसाद यादव रेल मंत्री बना था। तो जवाहर गोयल के रिश्तेदार का अपहरण किया गया था और बाकायदा तब लालू यादव और प्रेमचंद गुप्ता ने बीच बचाव किया था और
बीच बचाव का मतलब ये नहीं कि पैसे नहीं दिए गए थे, पैसे दिए गए थे, लेकिन वो सुरक्षित चले आए थे। मतलब माल की डिलीवरी हो गई थी। और इसको अगर देखा ना हो तो अपहरण नाम की फिल्म देखिएगा, जिसमें वो सारे शब्द इस्तेमाल हुए हैं कि माल है, माल टूटना नहीं चाहिए, पकड़ है तो पकड़ को कोई खरोंच नहीं आनी चाहिए, एक खरोंच आएगी तो इतना पैसा कम हो जाएगा, हाथ टूट जाएगा तो इतना पैसा कम हो जाएगा, इस सब तरह की बातें थी। लेकिन आनंद जी, मैं और आप और हम जैसे कुछ मूर्ख, नादान, पागल, बेहुदा किस्म के लोग लगातार इस जंगल राज के खिलाफ बोलते रहे हैं, लोगों को समझाते रहे हैं कि लालू और उसके खानदान का मतलब। वो भी जान माल के रिस्क के बाद, मतलब जी। धरे जाए कि हम लोग ये बोल रहे होते हैं और ऐसा कर रहे होते हैं, तो जिस दिन धरे गए उस दिन कूटे जाएंगे, कम से कम, और कम कूटे से कूटे ही नहीं जाएंगे, बहुत बुरी तरह कूटे जाएंगे। और आपके बारे में तो पता भी है कि आप कहाँ किस जिले में रहते हैं, मेरे बारे में भी मूल आमतौर पर लगभग लोगों को अंदाजा है ही। हालांकि मैं यूपी भाग जाता हूँ, दिल्ली भाग जाता हूँ, तो मैं अपना बीच में कुछ कुछ प्रोटेक्शन लेयर तैयार है मेरी, लेकिन आपकी तो बहुत पिटाई होने वाली है। खैर, तो हमारे जैसे कुछ मूर्खानंद जो है वो बताते रहते हैं, लेकिन इसके बावजूद आज भी उसके इतने विधायक हैं, उसके नवी फेल बेटे को नेता बनाने पर आमादा जनता है। और आज सुभाष यादव ने जो भी कुछ कहा है वो ऐसा कुछ नहीं है। हमने तो शिल्पी गौतम कांड से लेके तमाम, और अभी तो इन दोनों भाइयों के बहुत सारे कारनामे हमने बताए हैं। तो आज सुभाष ने जो ये पलटा पलटी की है, क्या जीजा जी के यहां से कुछ खटपट हुई है, या बहन जी ने निकाल दिया है, या क्या मामला है? और देखिए। दूसरी बात, दूसरा सवाल, कि हमारा जो सुप्रीम कोर्टा है या हाई कोर्टा है या जो भी है, वो स्वतः संज्ञान नाम की एक चीज होती थी। तो ये तो सीधे सीधे अपराध को स्वीकार कर रहा है। हमारी सरकार कहाँ है, हमारी जुडिशरी कहाँ है? और हमारे लोग तो खैर, बिहार के लोगों को प्रणाम, साष्टांग दंडवत। जी आनंद जी बता रहे थे आप कुछ। जी, इसमें देखिए जो छोटी पार्टियां होती हैं, जो छोटी जो पारिवारिक पार्टियां होती हैं, जिसको एक खानदान चला रहा होता है, तो चाहे आप सपा देखें, चाहे आप ममता बनर्जी की पार्टी जो है टीएमसी उसको देख लें, ऐसी ही दूसरी जितनी भी पार्टियां हैं, छोटी पार्टियां जो क्षेत्रीय पार्टियां कहलाती हैं, पता नहीं किन कारणों से, क्योंकि डेफिनेशन तो हर बार कम्युनिस्ट पार्टी को नेशनल पार्टी बनाए रखने के लिए 6 बार बदला गया है। इलेक्शन कमीशन ने 6 बार जो नेशनल पार्टी का डेफिनेशन था, उसको बदला था, ताकि कम्युनिस्ट पार्टी जो है वो नेशनल पार्टी बनी रहे, वरना उसका तो नेशनल पार्टी राष्ट्रीय पार्टी होने का लाइसेंस जो था, वो कैंसल हो जाता। तो कई बार उसको बदलना पड़ा। तो उस डेफिनेशन के हिसाब से पता नहीं किस तरह से ये लोग क्षेत्रीय पार्टी कहलाते हैं। कहलाना तो चाहिए इन लोगों को पारिवारिक पार्टी। बाप मरता है तो बेटा जो है वो सत्ता सँभालता है या गद्दी पे आता है। अब जैसे मुलायम सिंह के जाने के बाद जो है वो टीपू औरंगज़ेब जो हैं अपने, वो आकर के गद्दी पर बैठ गए हैं सपा में। ऐसे नहीं ही नहीं, ममता आप बीच बनर्जी। में, नहीं 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 नहीं, आप बीच बीच में ऐसी बात बोल देते हैं जो मुझे उसमें इंटरवीन करना पड़ता है। औरंगजेब टीपू ने भाई लतिया के निकाला मुलायम को, और अपने हुँ, चाचा को शिवपाल को। वो जो केजरीवाल बोला था ना कि इनके पर लात मार के भगाओ इनको, तो टीपू वाला वो वीडियो अभी भी लोगों को याद होगा, जब उसने भरी महफिल में मुलायम का हाथ पकड़ के और उनको डांटते हुए पद्म विभूषण, हुँ। हिंदुत्व पद्म विभूषण मौलाना मुलायम को भगाया था। जी आगे चलें। तो अब एक तो ये हो गया। अब तो ऐसी पार्टी जो है ये आरजेडी भी है, पारिवारिक पार्टी। तो सत्ता जो होगी वो जब लालू यादव के हाथ से निकल के जाएगी अगली पीढ़ी में, तो अगली पीढ़ी में तेजस्वी और तेज प्रताप के पास जाएगी, ये बात समझी भी थी। और यही चीज़ सुभाष यादव जो है वो अपने वीडियो में भी कबूल चुके हैं कि बेटा जो है, दोनों 2 लाल जो थे वो बड़े हो रहे थे, बिटिया जो थी वो सयानी हो गई थी, अब तो एमपी भी है, ये सब कुछ वो बता रहे थे कि अब ये सब लोग जो हैं, ये लोग बड़े हो गए थे, तो इन लोगों को सत्ता देनी थी और सुभाष और साधु जो हैं, वो लोग जो हैं, वो पावरफुल हुए जा रहे थे पार्टी में। हम लोगों ने जो है बहन को अपने बना दिया था, क्या नाम है मुख्यमंत्री, और किस तरह से मुख्यमंत्री बनाया था, उसके बारे में भी हँस-हँस के बोल रहे हैं कि 34 ही विधायक थे और किदवई जी जो हैं, वो राज्यपाल थे और उनको जाकर के कागज़ साइन करके दे दिया।
अब किन लोगों ने साइन किए, किन लोगों ने फर्जी साइन किए और सरकार बन गई, तो किस लेवल की गुंडई थी सोचिए कि 34-35 लोग मिल करके और एक सरकार बना लेते हैं और फर्जी सिग्नेचर की है और ये जांच का विषय है, वो उसमें हम कुछ नहीं कह सकते। ये तक कबूल रहा होता है सुभाष यादव और सारा कुछ वीडियो में साफ-साफ सुनाई दे रहा होता है। और ये मतलब ऐसी विचित्र दशा जो है, ये और कहीं किसी राज्य में हो सकती है, ऐसा सोचना भी मुश्किल है। तो कभी-कभी लगता है कि कैसे विचित्र जगह पे हम लोग रहते हैं, कैसे अब विचित्र प्रश्न के दूसरे हिस्से पर आइए। प्रश्न के दूसरा हिस्सा, सरकार कहाँ है, कोठा कहाँ है, स्वतः और संज्ञान का जो स्वतः संज्ञान मसला है, कहाँ है? स्वतः संज्ञान का जो मसला है, स्वतः संज्ञान वाले मसले में दिक्कत ये है कि स्वतः संज्ञान वाले मसले में जो एविडेंस एक्ट होता है, पुराना जो एविडेंस एक्ट होता था, अब तो थोड़ा बदल गया है। तो पुराने एविडेंस एक्ट में भी ये कहा गया होता था कि आप किसी व्यक्ति को अपने ही खिलाफ गवाही देने के लिए मजबूर नहीं कर सकते। और ये चीज़ मजबूर जो है नहीं ये कर सकते हैं, मजबूर नहीं कर सकते हैं, लेकिन जब नहीं, किसी ने जैसे उस खुलेआम उस स्वीकारा है नहीं, तो नहीं, उस खुलेआम आधार पर आप जांच स्वीकारा के आदेश तो दे सकते हैं। नहीं, ये एक अभी रेडियो दिवस है और रेडियो दिवस है तो पुराने ज़माने में एक मुख्यमंत्री हुआ करती थी यहाँ आपके पड़ोसी जो हमारा राज्य है, उड़ीसा। नाम था उनका 1 सेकंड। तब तक कहानी चालू रखिए आनंद जी, दर्शकों के पास इतना समय नहीं ये होता है, लेकिन खैर ये आनंद जी तब लगता है तक कि कुछ खोज कुछ भी नहीं कर रहे हैं। नहीं, 1 सेकंड यहाँ लगता है कुछ नेटवर्क में गड़बड़ी आ गई है क्योंकि आपकी तस्वीर दिखनी जो है वो बंद हो गई है। तो आपके यहाँ नेटवर्क में कुछ दिक्कत है, लेकिन दर्शकों श्रोताओं, मैं अच्छा तब ठीक तक है, के लिए चलिए आनंद आवाज़ जी आ की रही तरफ है से। तो तब तक जो है वो हम लोग बात कर लेते हैं। नंदिनी सतपथी नाम था। नंदिनी सतपथी जो है जी। वो 72-76 के दौर में 72 से 76 तक उड़ीसा की मुख्यमंत्री रही थी और 77 में उन पर भ्रष्टाचार का मुकदमा हुआ था। तो उस समय 77 में ये कहा गया था मतलब उनको कहा गया था कि लिखित में आप जवाब दीजिए। लिख कर पुलिस ने सवाल उनसे पूछे थे और उनको लिख के जवाब देना था। तो इस पर उनके वकीलों ने कहा था कि नहीं आप किसी आदमी को उसके ही खिलाफ गवाही देने के लिए मजबूर नहीं कर सकते। ये आर्टिकल 19 का उल्लंघन है। तो आर्टिकल 19 के मतलब ये जो कानूनी फैसला था, तो ये 77-78 में ही ये फैसला आ चुका है और इस फैसले और ऐसी बाकी चीज़ों की वजह से किसी आदमी ने खुद ही क्या कहा था, उसके ऊपर स्वतः संज्ञान लेकर के उसके ऊपर मुकदमा करना जो है वो बहुत ही कानूनी तौर पर बहुत ही टेढ़ी खीर है और इसका नतीजा कुछ खास निकलेगा मतलब अदालत में कुछ देर ये टिक पाएगा, ये बहुत मुश्किल है। तो इस वजह से स्वतः संज्ञान लेकर के कुछ किया जा सकता है या मिलॉर्ड कुछ कर पाएँगे, इसमें शक है। और वैसे भी देखिए आपको ये भी समझना होगा कि स्वतः संज्ञान किन मामलों में लिया जाता है। अगर हिंदुओं का नुकसान हो रहा हो, तब स्वतः संज्ञान ले लिया जाएगा। जिसमें देश का कुछ फ़ायदा हो रहा हो, भारतीय लोगों का कुछ भला हो रहा हो, वैसे मामलों में स्वतः संज्ञान लेगी कोर्ट इसमें थोड़ा-सा शक है। ये तो होता है क्या? कभी होते हुए देखा है आपने कभी ऐसा? एक बार भी कोई उदाहरण याद नहीं आता कि स्वतः संज्ञान लेकर के कोर्ट ने जो है वो कोई फ़ैसला दे दिया हो। स्वतः संज्ञान लिया जाएगा कि दही-हांडी की ऊँचाई कितनी हो, इस पर लिया जाएगा। होली में रंग चलाए जाएँगे या नहीं चलाए जाएँगे, पानी की बर्बादी हो रही है, इस पे लिया जाएगा। दिवाली पर पटाखे फोड़े जाएँगे या नहीं फोड़े जाएँगे, इस पर स्वतः संज्ञान लिया जाएगा। ऐसे मामलों पे जिसमें मतलब हिंदुओं का कोई हित सध रहा हो, ऐसे मामलों में स्वतः संज्ञान नहीं लिया जाता। ये बेकार की मतलब ये सोच ही बेकार है। जी, बिल्कुल ठीक बात। लेकिन दर्शकों श्रोताओं, आप उस वीडियो को देखिए। इस वीडियो में उसकी कुछ झलकें हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। जब आपके पास ये वीडियो पहुंचेगा तो सुभाष यादव की वो बात हम इसमें दिखाएंगे। थोड़ा सा टुकड़ा दिखाने की कोशिश करेंगे, जहां तक कॉपीराइट स्ट्राइक ना हो या जो भी हो। लेकिन मूल बात यह है, वो कहीं भी उपलब्ध है, आप देख सकते हैं। साधु का एक भाई है सुभाष, और सुभाष का भाई है साधु। ये कोई खास बात नहीं हुई, लेकिन मुझे चूंकि साधु यादव के बारे में भी बताना था। साधु यादव ने 1997 में 1996 में बिहार भवन में प्रदर्शनरत जेएनयू के छात्रों पर गोली चलाई थी। लोहे की लाठी लेकर मारने दौड़ा था।
कई छात्रों के हाथ पांव टूटे थे, उसकी कहानी फिर कभी बताऊंगा। लेकिन केवल इतना बता के जाता हूं कि सीपीआईएमएल की छात्र शाखा ऑल इंडिया स्टूडेंट्स एसोसिएशन के नेता थे, जिनकी सिवान में हत्या कर दी गई थी। किसके द्वारा? शहाबुद्दीन के, गुरगोन में। और उसमें शहाबुद्दीन का भी नाम था। और एक फोन पर एसएफआई ने वो पूरा आंदोलन वापस ले लिया था। क्यों? क्योंकि उस समय बिहार में ये तथाकथित प्रगतिशील लोग राजद की सरकार को कंधा दे रहे थे। इसके बारे में अगले वीडियो में बात करेंगे। लेकिन फिलहाल ये देखिए कि बिहार के लोग अगर अब भी नहीं सुधरे और आज जिस तरह दंभ से लालू प्रसाद पत्रकारों को हड़का रहा है, एक घोषित अपराधी अभी भी इस देश में राजनीति कर रहा है। वो अभी भी पूरी ठसक के साथ पत्रकारों को कहता है कि हम तुम लोगों को भी जानते हैं। और ये पत्रकार, ये टुकरखोर, ये पत्तलकार उसके पीछे माइक लेकर दौड़ते हैं। ये देश बनाया है हमने, ये राज्य बनाया है हमने। ये तो बहुत शराफत वाला डायलॉग था। ये तो बहुत शराफत वाला। नहीं, वो ये भी कह चुका है कि मार देंगे, मारेंगे का तो कि नाच के गिर जाएगा। और उसको लोगों ने बहुत जॉली अंदाज में कितने विनोदी है लालू जी, है ना। ये राजदीप और उसके जैसे अब जो मरहूम हो गया, वो जो खाता रहता था हर एक जगह, टुकड़खोर, जिसने खाने को ही अपना ये विनोद दुआ था, विनोद दुआ। इन जैसे लोगों ने बिहार को ये बनाया और बिहार की ये छवि बनाई। बिहारियों, फैसला तुम्हें करना है, हम केवल तुम्हें आगाह करेंगे और इस चुनाव तक आगाह करते रहेंगे। किसी को ले आओ, बंदर को बिठा दो, भालू को बिठा दो, किसी को बिठा दो, लेकिन ये खानदान नहीं आना चाहिए बिहार में। फिलहाल इतना ही, धन्यवाद। और व्यालोकवाणी पर अगले वीडियो तक के लिए दीजिए हम दोनों को इजाजत। जय सिया राम। जय श्री राम।